की उम्र क्या होती है? अगर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर का हाथ बुरी तरह से कुचल उठे तो सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा। घटना नवंबर 2019 की है। सुबह के 5 बज रहे थे और यूपी के सहारनपुर के रहने वाले जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसकी बायां हाथ फोर आर्म हाइड्रोक्लिनिक प्रेसिंग मशीन से पूरी तरह से क्रश हो गया था। फोर आर्म का मतलब अग्रभुजा यानी हाथ की कोहनी से आगे का पूरा हिस्सा जख्मी था। पूरे 3 साल तक कई स्तर की सर्जरी करने वाले एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने आखिरकार कमाल कर दिया। उस मरीज के लिए यह चमत्कार से कम नहीं है। किसके साथ ही एम्स देश का पहला अस्पताल बन गया है जहां एक मरीज के लिए सफलतापूर्वक नया फोर आर्म ही तैयार कर दिया गया। बस एक राहत की बात थी। डॉक्टर बताते हैं कि उस दिन जब फैक्ट्री वर्कर अस्पताल आया था तो कोहनी के जोड़ से चोट 5 सेमी दूर थी। कलाई की तरह स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज, नर्वस मसल्स और हड्डी चोटिल हुई थी। बाकी हाथ को उतना नुकसान नहीं पहुंचा था। फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों को हैंडल करने में हाथ का ही इस्तेमाल होता है और ऐसे में काफ़ी जोखिम होता है। इस केस में डॉक्टरों ने 3 स्टेज में आगे बढ़ने का फैसला किया। राहत की बात यह थी कि युवक की हथेली अब भी सामान्य स्थिति में थी और अपना फंक्शन कर रही थी। डॉक्टर मनीष सिंगल की अगुवाई वाली प्लास्टिक सर्जरी की टीम ने मरीज की स्थिति का गंभीरता से आकलन किया। साफ हो चुका था कि यह बहुत ही जटिल केस है। हाथ जख्मी नहीं है और आगे के हिस्से यानी फोर आर्म में काफ़ी चोट हैं जिससे अलग तरह की समस्या पैदा हो जाती है और ऐसे केस में हाथ का रीअटैचमेंट संभव नहीं होगा क्योंकि आगे का हाथ तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। काफ़ी मेहनत के बाद एम्स की तरफ से सफल सर्जरी हुई और अब युवक पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो 27 साल का ये व्यक्ति था जो सुबह हमारे पास करीब 5 बजे आया था और इसका जो कलाई और जो बाजू के बीच का जो हिस्सा है जिसको हम फोर आर्म बोलते हैं वो बुरी तरह इंजर्ड था। हाथ इसका नॉर्मल था लेकिन चूँकि उस बाजू से सारी सप्लाई आती है, सारी हड्डियाँ आती हैं, सारी मसल्स आती हैं, तो उस हाथ को बचाने का कोई कारण नहीं था जब तक हम नई बाजू उसमें नहीं बनाते। तो वो जो अंडरटेकिंग थी बेसिकली उस हाथ को बचाने के लिए हमें बाजू भी बनानी थी, जो कि असंभव सा कार्य उस टाइम पे लग रहा था। पर फिर एक डिसीजन हमने लिया उस टाइम पे कि हम अभी हाथ को बचाएंगे और फिर नई बाजू को बनाएंगे। तो वो सब विधि आपको अभी मेरे कुलीग डॉक्टर तिवारी बताएंगे कि कैसे इन लोगों ने काम किया। बट डॉक्टरों की जो संख्या है वो मेरे हिसाब से कम 20 से 22 डॉक्टरों की संख्या है जो कि 3 ऑपरेशन में लगी, जिसमें एनेस्थीसिया के, ऑर्थोपेडिक्स के, प्लास्टिक सर्जरी के भी डॉक्टर शामिल थे और हमारी पूरी फिजियोथेरेपी टीम थी। तो 3 बारी ये ऑपरेशन किया गया। एक तो पहली बारी में हाथ को दूसरी जगह पे लगाया गया, दूसरी बारी में नई बाजू बनाई गई और तीसरी बारी में हाथ को वापस लगाया गया। और उसके बाद बड़ी लंबी प्रक्रिया एक फिजियोथेरेपी की और बोन की हीलिंग की और मसल के फंक्शन की और नर्व के फंक्शन की हुई, जिसके बाद अब हमें कह सकते हैं कि एक रीजनेबल रिजल्ट उस पेशेंट को मिल गया है। पेशेंट को इंजरी काफ़ी पहले हुई थी, मतलब 4-5 घंटे हो चुके थे और इस दौरान 3-4 हॉस्पिटल्स में वो आ चुका था जहाँ कोई सर्जिकल इंटरवेंशन उसके लिए नहीं हुआ था। तो पेशेंट का काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था उस वक्त और वो एक बेहोशी की हालत में हमारे पास आया था। तो ऐसी सिचुएशन सबसे पहला हमारा कर्तव्य तो होता है कि पेशेंट की जान पर कोई दिक्कत ना हो। तो जो इनिशियल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं वो हमने किया पेशेंट का। जब कंडीशन स्टेबल होने लगी तो नेक्स्ट होता है कि लिम्ब सेविंग सर्जरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो उस लिम्ब सेविंग सर्जरी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे जो हमने पेशेंट के साथ डिस्कस की, जिसमें एक ये भी था कि पेशेंट के हाथ को काटना पड़ेगा और डिस्कार्ड करना पड़ेगा अगर जान बचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब की डिस्कशन से बाद जो फाइनल डिस्कशन था वो था कि क्या हम कुछ और कर सकते हैं इसके हाथ को दोबारा बनाने के लिए। तो इस समय जो पेशेंट के साथ थी उनकी मदर थी, तो वो भी काफ़ी ओल्ड हैं और उनसे हमने डिस्कशन किया। तो काफ़ी चीज़ें वो नहीं भी समझ पा रही थी, पर फिर भी उनको एक फेथ था, ट्रस्ट था डॉक्टर्स पे कि आप एम्स तक आ गए हैं, इसके बाद कोई और ऑप्शंस नहीं है। तो जो डॉक्टर्स हमको बताएंगे हम उसको फॉलो करेंगे और हम ट्रस्ट के साथ में उसको आगे तक लेकर जाएंगे। तो जब बात ट्रस्ट की जाती है तो फिर हम लोगों का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दुगना हो जाता है और हम कुछ बेटर सर्जरी कर पाते हैं। तो इसी के साथ में हमने ये प्लान बनाना शुरू किया कि हम कैसे कैसे स्टेप वाइज हाथ को बचाने के लिए सर्जरीज का प्लानिंग करेंगे। तो पहला स्टेप जो था कि हाथ को बचाना, तो उसके लिए हमने हाथ को पैर में लगाने का सोचा। पेशेंट से डिस्कस किया थोड़ा। वो पेशेंट की मदर जो थी इस बात को लेकर घबराई भी कि अगर किसी का हाथ पैर में लगा देंगे तो वो चलेगा कैसे, ना नॉर्मल डे टू डे काम कैसे कर पाएगा और कितने समय तक हाथ रह पाएगा, क्योंकि उस वक्त इस पर सर्टेनिटी नहीं थी।
पर हमारे आश्वासन के बाद वो इस चीज़ को मान गई और उन्हें सर्जरी के लिए सहमति दे दी। तो उसके बाद हमने तुरंत पेशेंट को इमरजेंसी थिएटर में लिया और करीब 4 से 5 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद हाथ को पैर पर लगा दिया। जिस हालत में वो आए थे तो क्या उसका हाथ? यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो पेशेंट का ना बाजू से लेकर कलाई के बीच का हिस्सा, जिसको हम फोरआर्म बोलते हैं, वो पूरी तरह से क्रश हो चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स यही ऑप्शन देते हैं कि अब हाथ को हम नहीं बचा सकते हैं, उसको काट कर हमको टाँके लगाने पड़ेंगे। अब पेशेंट की जो रिलेटिव्स थे या जो फैक्ट्री वर्क के मालिक थे, वो इस चीज़ पर भी एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि हाथों काटना इज़ अ बिग डिसीजन और एक यंग लड़का था, आगे लाइफ काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि हम और ये कोहनी से 5 सेंटीमीटर नीचे जो हड्डियाँ थी, उसके नीचे की सारी हड्डियाँ, सारी मांसपेशियाँ, नस और खून की सप्लाई सब कुछ क्रश थी कलाई तक। बीच का जो हिस्सा था उसमें कुछ भी बचाने लायक हमें नहीं लग रहा था, मगर किस्मत से उसका जो हैंड वाला पार्ट था, मतलब कलाई से आगे का जो हाथ था, वो हाथ इंटैक्ट था, उसमें कोई डैमेज नहीं था। तो किस पहली बात तो कि ऑल्दो हमें हाथ की सर्जरियाँ और जो पैर से हम हड्डी और मांसपेशियाँ लेके सर्जरी करते हैं, उसका हमें पास्ट एक्सपीरियंस था हमारी टीम को, हम काफ़ी करते हैं पैर से हड्डी लेके जबड़ा बनाने की सर्जरी। मगर ये जो पर्टिकुलर सर्जरी है, ये हमारी टीम भी पहली बार कर रही थी और पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करके एक यूनिक सर्जरी करने का प्लान बनाया। चूँकि ये सर्जरी पहले नहीं हुई थी, इसलिए ऑल्दो टीम के पास एक सॉलिड प्लान था, मगर एक कॉन्फिडेंस होना कि ये 100% सक्सेसफुल ही होगी, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है। जो माइक्रोवैस्कुलर सर्जरीज़ होती हैं वो बहुत इंट्रिकेट सर्जरी होती हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप के माध्यम से करनी पड़ती है और मिनिमम इसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। मगर एक सर्जरी इसमें ऐसी भी थी जिसमें हमें 14 से 15 घंटे लगे थे। तो ऐसी सर्जरीज़ जो बहुत लंबी होती हैं, उसमें मरीज़ को थोड़ा एनेस्थीसिया का रिस्क भी होता है, प्लस सर्जरी में बहुत हाई चांसेस होते हैं पहले 3-4 दिनों में कि उसमें फेलियर भी हो सकता है, और इन कंडीशन ऑफ फेलियर हमें वापस मरीज़ को ऑपरेट करना पड़ता है। उनको पहले से मरीज़ को हम बता के रखते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें दोबारा आपको सर्जरी के लिए लेना पड़े और ये फेल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बता के फिर भी उनको ये आश्वासन दे के कि ये बेस्ट पॉसिबल है जो हम एक चांस लेके उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो इतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे मरीज़ के लिए। या तो उसका हाथ पूरा काट के हमें उसे एक एम्प्यूटी ज़िंदगी भर बनाना पड़ेगा, जिसमें उसको सिर्फ एक नकली हाथ लग सकता है जो कि फुल्ली फंक्शनल नहीं होता, और दूसरा ऑप्शन होता है कि इसी बाजू पे हम वो हाथ जोड़ दें, जिससे वो आम हमेशा के लिए छोटा होता है दूसरे साइड के बाजू के कंपैरिजन में, ना वो दिखने में उतना अच्छा लगता है, ना मरीज़ पूरी तरीके से फंक्शन कर सकता है। जो डे टू डे एक्टिविटी होती है कि किसी को एक बॉटल या ग्लास उठा के पानी भी पीना है या एक निवाला खाना भी खाना है, तो उनके लिए उनका जो हाथ है वो मुंह तक पहुंचना चाहिए। अगर हम इस हाथ को बाजू में यहाँ लगा दें तो वो फंक्शन मरीज़ के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारा आश्वासन दे के उन्हें सर्जरी के लिए लिया गया था। तो ब्लड भी चढ़े होंगे? हाँ जी। कितने ब्लड चढ़े होंगे? अभी मेरे लिए स्पेसिफिकली बोलना मुश्किल है, मगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। बारी बता सकते हैं टोटल कितने सर्जरी हुए इसके टोटल? सर हाँ, आपको टोटल 3 सर्जरी